जो डाउट है नहीं बना आपको बताइए जल्दी जल्दी। लगता है कोई बनाया ही नहीं। कौन सा 11 17 नंबर नंबर 11 नंबर अच्छा। The electrostatic force of repulsion between two positively charged particle ions carrying इतना charge when two are separated at a distance इतना एंगस्ट्रॉम and how many electrons are missing from each ions। अरे बच्चा चार्ज निकाल सकते हैं, दोनों का दोनों इक्वल चार्ज है ना, दोनों पे इक्वल चार्ज। तो मान लो कि क्यू चार्ज है तो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3.6 चार्ज भी into दिया 10 to हुआ the है। power minus आई थिंक चार्ज ये चार्ज नहीं फोर्स दिया हुआ है, चार्ज नहीं दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया, 5 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। समझ आ रही बात नहीं? and 0. फोर्स तो यहां से क्यू निकाल सकते हो, बताओ तो। और क्यू निकल जाएगा तो क्यू इक्वल टू एन ई फॉर्मूला से एन नहीं निकाल सकते हो, बोलो बनेगा? निकालिए तो सब लोग, निकालिए तो, निकाल कर दिखाइए तो थोड़ा, देखता हूँ बन रहा है कि नहीं। निकाल कर बताइए आंसर, जल्दी बताइए सब लोग। चलो मैं बना दे रहा हूँ, देखो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। चलो तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 होल डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको सोल्व किया, कितना आया था सोल्व करने पर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू बताओ कितना आया था सोल्व करने पर? कितना आया था जल्दी बताओ, सोल्व करने पर कितना आया? सर 10.28 7 into 10 to the power minus 38. 10.28 into 10 to the power minus 38 10.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38। अब इसको रूट ले लो, 10.2 का 28 का रूट ले लोगे तो उसी अनुसार आ जाएगा, क्यू का वैल्यू निकालोगे आप और क्यू पता चल जाएगा तो एन ई से इक्वेट करके आप एन निकाल लोगे, यही तरीका है। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा 11 के बाद, 11 से पहले सब बन गया था, उम्मीद करते हैं ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और बाकी मैं भेज ही दूंगा उसका, आप देख लीजिएगा, ज्यादा परेशानी है तो। बहुत सारा तो डिस्कस कर ही दिया मैं। उसके अलावा बताइए कोई दिक्कत? नहीं ना, चलो ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग कर लेते हैं पढ़ाई। देखो थ्योरी बड़ा पोर्शन कुछ कर लेते हैं। देखिए थ्योरी वाला पोर्शन कर लेते हैं कुछ। कहाँ तक हम डिस्कस किए थे, याद है कुछ? याद है थ्योरी में कहाँ तक किया था? वो भी याद नहीं है, वेरी गुड। मैं बोला था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके आइएगा, एक दो सवाल आज उसी तरह कर लेते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन वाला। नेक्स्ट क्लास में फिर
शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अभी तक जो पढ़ रहे थे हम लोग उसमें पॉइंट चार्जेस की वजह से एक पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकालना सीख रहे थे। अब फोर्स निकालना सीखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। कूलम फोर्स ड्यू टू continuous charge distribution। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो इसका मतलब पहले क्या है देख लो। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जब भी मैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूं बोल रहा हूं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि या तो मैं बात कर रहा हूं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज जो है वो किसी लीनियर ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से कंटिन्यूअसली। जैसे एक रॉड ले लिया, ये रॉड पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया, इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई जरूरी नहीं है प्लस, हो सकता है कि प्लस माइनस सब हो, प्लस हो माइनस हो, कोई जरूरी नहीं है प्लस ही हो हमेशा। इस कंडीशन में एक क्वांटिटी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी एल। इसका मतलब है कि इसको अगर मैं छोटे छोटे हिस्से में बांट दूं और मान लो कोई हिस्सा जो है मैंने लिया, उसकी लंबाई जो है वो डीएल है और इसमें डी क्यू चार्ज है, तो पर डीएल लेंथ में कितना चार्ज है उसी के रेशियो को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और अगर लेमडा अगर कांस्टेंट हो जाए तो बोला जाता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। मतलब सिंपल बात है कि फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक समान है, मतलब इक्वल लेंथ में अगर मैं चार्ज देखूं तो सभी में इक्वल चार्ज आए तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोला जाता है कि फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लेमडा होगा कांस्टेंट, और उस कंडीशन में आप डी क्यू बाई डी एल बराबर टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ भी लिख सकते हैं, ये चलेगा उस केस में सिर्फ। समझे? अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो लेमडा उस समय कांस्टेंट नहीं होगा, और उस समय डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एल जरूरी नहीं है कि वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ के बराबर हो ही जाए। नॉट ऑलवेज, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तब कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे पहले देख रहे थे पॉइंट, एक पॉइंट था उस पर चार्ज पता था, अब पूरे के पूरे रॉड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक और केस हो सकता है, एक और केस हो सकता है जिसको बोलते हैं हम लोग एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब जैसे मान लो ये डिस्क है और डिस्क में चार्ज इस तरह से फैला हुआ है, ये डिस्क है, इस पर चार्ज फैला हुआ है।
मान लो ये हॉलो स्फीयर है, इसके सरफेस पर फैला हुआ चार्ज, ये हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो स्फीयर बना सकते हैं, हॉलो स्फीयर की भी बात कर सकते हैं। मान लो ये हॉलो स्फीयर, उसके सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है। तो इस कंडीशन में हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी ए। मतलब इसे छोटे छोटे एरिया में अगर बांट दूं, ये डी ए, ये डी ए, ये डी ए, सही छोटे, तो सिग्मा बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी ए। जाहिर सी बात है कि यूनिट क्या होगा इसका, कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा यूनिट इसका। इस केस में क्या होगा, कूलम पर मीटर होगा इसका यूनिट, ऐसा यूनिट। इस केस में ऐसा यूनिट ये होगा। और अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए तो लिख ही सकते हैं, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल एरिया भी लिख सकते हैं, और ये कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब नॉट कांस्टेंट। और डी क्यू बाई डी ए क्यू बाई ए के बराबर हो जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, समझ आ रही बात। ये हो गया एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इस बार चार्ज कहाँ फैला हुआ है, वॉल्यूम में। मतलब सॉलिड कोन में चार्ज फैला हुआ है, अंदर में पूरा सॉलिड स्फीयर में फैला हुआ है, वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो ये सॉलिड फिगर से, सॉलिड कोन हो गया, ये सॉलिड स्फीयर हो गया। तो उस कंडीशन में हम लोग डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। और ये होता है रो, और रो को डिफाइन करते हैं हम लोग डी क्यू अपॉन डी भी, छोटा सा चार्ज डिवाइड बाई जिस वॉल्यूम में वो चार्ज है वो। और अगेन फिर से वही बात कि जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, और टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम दोनों बराबर होंगे, और ये कांस्टेंट होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अगर, सर ये रो होगा ना, सिग्मा नहीं ना। हाँ सॉरी, देखो दिमाग से निकल गया, रो होना चाहिए था। ये हो गया रो, सही पकड़े हैं। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सिंपल बात है कि डी क्यूब डिवाइडेड बाई डी भी टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जरूरी नहीं है। समझे कुछ? ये तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेंगे, और इसी पर बेस्ड सवाल आएगा। एक बार थोड़ा देख लो कौन कौन से तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सिंपल बात है, लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, और वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है।
अब देखो सवाल कैसा आता है, मैं सवाल दिखाता हूँ तुम लोग को। सवाल देखो, ये क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ तुम लोग को, देखो कैसा सवाल है। मान लो कि ये है रॉड, ठीक है, और इस रॉड से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, और इस रॉड में जो चार्ज है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें ऐसे, यहां से यहां तक, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। बोल रहा है क्या कि चार्ज जो है ना वो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब इसमें जो लेमडा जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है k टाइम्स x टू द पावर, या लेमडा इक्वल टू x टू द k टाइम्स x टू द पावर 2 दिया हुआ है। बोल रहा है क्या कि लेमडा जो है वो कांस्टेंट नहीं है। साफ तौर पे दिख भी रहा है कि ये सारा x यहां से मेजर करना है आपको, सारा x यहां से मेजर करना है। मतलब कि अगर यहां से x डिस्टेंस पर जा करके थोड़ा सा आप एलिमेंट अगर ले लेते हो dx थिकनेस का, जाहिर सी बात है कि dx यहाँ dl की तरह काम कर रहा है, और उसमें dq चार्ज अगर आप निकालते हो तो dq बाई dx जो है वो आपको कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लेमडा होता है और ये मिल रहा है आपको k इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर x चेंज होगा, मतलब ये एलिमेंट अगर तुम यहाँ पे ले लेते तो ये x चेंज हो जाता, तो dq बाई dx का वैल्यू भी चेंज हो जाता। मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, साफ तौर पर दिख रहा है। ये समझ में आ रहा है सबको कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है? कैसे पता चला? क्योंकि लेमडा जो है वो x का फंक्शन है। ये पहले पढ़ रहा है सबको? ये बताओ, ये समझ में आ रही है बात? बोलो बोलो। यहाँ पर लेमडा कांस्टेंट है या नहीं, कैसे समझ में आ रही है बात या नहीं, ये बताओ। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? लेमडा क्यों कांस्टेंट नहीं है, ये समझ में आया कुछ? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। बोलो बोलो बोलो, लेमडा अगर दिक्कत है तो बोल सकता है। लेमडा अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है? किसी को पहले नहीं पढ़ा कि लेमडा कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है? कैसे नहीं है? हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। तो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो। तो यहां से सवाल बनाया कैसे जाए? देखो सवाल ऐसे, इस तरह का सवाल जब भी आए ना तो कैसे बनाते हैं, देखो देखो कैसे सवाल बनाया जाता है। किसी x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट चुन लो, जो कि मैंने यहाँ चुन लिया, दिख रहा है? किसी x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट चुना है ना मैंने, किसी x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट चुन लो। इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो समझने के लिए मैंने बताया था। देखो किसी x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट मैं चुन लूं, ठीक है, किसी x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट चुन लिया है, ये एलिमेंट चुना, ये एलिमेंट x डिस्टेंस पर, ठीक है भाई। x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट चुन लिया, कितना चार्ज है उसमें? dq चार्ज है, और dx जो है उसका थिकनेस, मतलब बहुत छोटा सा लेंथ है। इस dq चार्ज से इस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस कोई बता सकता है मुझे कितना होगा? नहीं बता सकता है? जीरो। बता सकता है? पूरा का पूरा कितना होगा? अच्छा, एक चीज तो मैं देना भूल ही गया, इसकी टोटल लंबाई l है। अब बताओ कितना होगा?
ये डिस्टेंस कितना होगा, कोई बता सकता है? क्या इसे मैं L प्लस A माइनस एक्स लिख सकता हूँ? L minus. Yes, sir. L प्लस A माइनस एक्स। Yes, sir. अब देखो ये छोटा सा चार्ज DQ चार्ज जो इस पर था, ये इस प्लस Q वाले चार्ज पर इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। मैं उस फोर्स को DF नाम दे रहा हूँ। तो ये छोटा सा फोर्स DF बराबर क्या लिख सकता हूँ? K इंटू DQ डिवाइडेड बाई K इंटू DQ इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ, ये बताइए। Yes, sir. नहीं, यहाँ, ये बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. यहां से फिर DF बराबर क्या लिख सकते हैं? K। DQ को क्या लिखा जा सकता है? DQ को क्या मैं लिख सकता हूँ? KX स्क्वायर DX। तो DQ को लिखा मैंने KQ इंटू DQ को लिख दिया KX स्क्वायर DX डिवाइडेड बाई L माइनस L प्लस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ये बताइए, Yes, क्या sir. ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, ये बताओ। Yes, sir. और यहां से अगर एफ नेट निकालना हो तो ऐसा ऐसा जितना भी एलिमेंट अगर यहां भी लेते तो उसकी वजह से इधर ही फोर्स लगता, सभी एलिमेंट की वजह से उधर ही फोर्स लगता। तो मुझे अगर एफ नेट निकालना है तो इसे करना पड़ेगा इंटीग्रेट। इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया। ये बार बार क्यों लिख दिया मैं, 2 बार क्यों लिख दिया हूँ, यहाँ पर एक ही बार क्यों होना चाहिए था ना। वो सॉरी, वो वाला के अलग है। चलो इसको कुछ नाम चेंज कर दे, इसको के डैश बोल देता हूँ, के डैश, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको के डैश बोल दिया तो बाहर में आ जाएगा के क्यू के डैश, अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एल प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर के एल तक। अब इसे आप इंटीग्रेट अगर करना जानते हो तो इंटीग्रेट करके आप एफ का वैल्यू निकाल सकते हो। मैं एक तरीका सिर्फ बता रहा हूँ, इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को इंटीग्रेट करना नहीं आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट तरीका समझ में आना चाहिए। तरीका क्या है, पल्ले पड़ रहा है कुछ, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट की वजह से जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है उस पर फोर्स निकालते हैं, और उसके बाद सभी चार्जेज की वजह से उस पर फोर्स निकालने के लिए, मतलब पूरे के पूरे कंटिन्यूअस रॉड की वजह से यहाँ निकालना था, तो हमने इन्हें डीएफ को इंटीग्रेट कर दिया। ये समझ में आ रही है बात सभी को, कैसे कैसे निकालना है? बताओ, ये पल्ले पड़ रहा है या नहीं पल्ले पड़ रहा है? क्लियर है ये? क्या ये क्लियर है? ठीक, चलिए तो बढ़िया है। यहीं पर मैं रहने देता हूँ और इस वीडियो को मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में पूरा आज का जो है शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। जिनको दिक्कत है एक बार फिर से, कंटिन्यूअस चार्ज वाला कुछ सवाल मैं भेज दूंगा, कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से फोर्स लगाने वाला कुछ सवाल भेज दूंगा करने के लिए अगले क्लास में, जो कि कल नहीं होगा, कल 11th वाला पोर्शन में करवाऊंगा। तो परसों होगा, परसों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करूंगा। तो जिनका असाइनमेंट बचा हुआ है, कुछ एक असाइनमेंट और भेजूंगा, पूरा बनाइए। और जो डाउट है, मुझे डाउट व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। नहीं अगर मेहनत करेंगे तो कोई फायदा नहीं। चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे बहुत सारा आता है। असाइनमेंट सबमिट करना है तो हाँ, आंसर सारे कि बनाओ असाइनमेंट का आंसर मैं भेज दूंगा, सारे असाइनमेंट का आंसर मैं भेज दूंगा। जितना भी असाइनमेंट अभी तक मैं शेयर किया हूँ सभी का आंसर मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो। आज असाइनमेंट का सारा आंसर मैं पोस्ट कर दूंगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए एंड करते हैं।